बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम कुछ फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक के, लेकिन वो कंप्लीट क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टिल हमारे पास दो एडजस्टमेंट सीखना हमारी बाकी है। लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि हमारी जो एडजस्टमेंट हम सीख चुके हैं जितनी अब तक, उन पर आपकी ग्रिप आ जाए और आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर एक कंप्लीट आंसर तो नहीं होगा, इसलिए कि क्योंकि दो एडजस्टमेंट्स हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एक एडजस्टमेंट है बैड डेट की और दूसरी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो उन दो एडजस्टमेंट्स को कंसीडर किए बगैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे आपको एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक क्वेश्चन जो है वो किसी एडजस्टमेंट को छोड़ के भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब एग्जाम में अगर आपको बेटा कोई एडजस्टमेंट समझ ना आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, आप उस एडजस्टमेंट को छोड़ो और जितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है उतना सॉल्व कर लो। ये मत करना कभी कि एक क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपको एक एडजस्टमेंट करना नहीं आ रही और पता लगा उस एक एडजस्टमेंट ना आने की बिना पर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो। एक एडजस्टमेंट ना होने से आपके मार्क्स पर दो से ज्यादा में ज्यादा 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है। तो अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो अगर आप 17 नंबर लेने के काबिल हो तो आप 17 नंबर छोड़कर आ रहे हो इसलिए कि आपको 3 नंबर का पेपर नहीं आता। ये कितनी नामाकूल बात है, जरा इस बात को समझने की जरूरत है। तो क्या ख्याल है आपका? तो आज हम दो काम सीख रहे हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन हमसे कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, कुछ एडजस्टमेंट नहीं आती, तो उसको हम इग्नोर करें, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि हम उसके मार्क्स तो गेन कर लें। याद रखिएगा बेटा, अकाउंटिंग का पेपर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अकाउंटिंग के पेपर में जितना काम हो सकता है वो कर लेना है। जो काम आप कर लोगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी भी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मुझसे परफेक्ट सॉल्व नहीं होगा तो ये क्वेश्चन के मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाओ अपने। मेजोरिटी बच्चा जो है वो परफेक्शन के पीछे भागता है, भले बैलेंस ना हो। बैलेंस के कोई नंबर नहीं है, बैलेंस करने के कोई नंबर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। एसओसीआई और एसओएफपी बैलेंस, एसओएफपी बैलेंस करने के नंबर ही नहीं है। ठीक है, वो चीजें जिनकी वजह से ये बैलेंस होगा उनके मार्क्स हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप एक एडजस्टमेंट भूलते हैं जिसकी वजह से आपकी एसओसीआई बैलेंस, एसओएफपी बैलेंस नहीं हो रही, तो सिर्फ उस एडजस्टमेंट के मार्क्स गए ना। वो वजह जिस वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, कोई गलती, उसके मार्क्स जाएंगे ना। बजाते खुद बैलेंस के कोई मार्क्स नहीं। समझे बात को बेटा? तो पेपर में मेरिट होल्डर का भी बात दफा क्या होता है बेटा, एसएफबी बैलेंस नहीं होता। ये बता दूं मैं आपको। समझे? ये खबरें बता रहा हूं मैं आपको। तो मतलब तेरे पास होने की का जो तरीकाकार है वो क्या है? गो मैक्सिमम अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मैक्सिमम, गो फॉर मैक्सिमम पेपर, अटेम्प्ट मैक्सिमम पेपर। जितना आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो आप करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बुक्स बनाता है, हुआ एंट्री छोड़ देता है जो नहीं आती। अच्छा, ओके जी जनाब। ये आप कमेंट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सवाल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी डिफरेंट है बेटा। एग्जामिनेशन में 3 घंटे होते हैं, वहां डिसीजन लेना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अगर कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती है तो उसके लिए सोचने के लिए बहुत वक्त होता है आपके पास। उधर आप टाइम बाउंड नहीं होते। समझे बेटा? तो वहां पर तो आपके पास वक्त है। जहां वक्त होता है वह मामला बड़ा डिफरेंट होता है। एग्जामिनेशन हॉल में
वक्त नहीं होता हमारे पास, हम टाइम बाउंड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और कुछ बातें जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद समझ में आती हैं। जैसे ही एक कदम जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, यार पेपर सॉल्व होना शुरू हो गया, खुद बहुत हो रहे ये तो ये था, ये तो ये था, मतलब इसकी तो ऐसे एंट्री बननी चाहिए थी, क्योंकि आपके दिमाग से एक प्रेशर रिलीज हो गया। जो आपके दिमाग में एक प्रेशर था ना, वो आप रिलीज हो गया एग्जामिनेशन, तो आपका दिमाग जो है नॉर्मली काम करना शुरू हो गया। तो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखोगे ना बेटा, तो आप अच्छा मतलब अपनी परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव करेगी वहां पर। तो हमें सोचना होगा, अगर हमें एग्जामिनेशन हॉल में कोई चीज नहीं आती, तो हम बजाय उसके ऊपर टेंशन लेने के हम कहीं और मूव हो जाएं। अल्टीमेटली आपका दिमाग उसके बारे में साइड पे कहीं सोच रहा होगा, और कहीं ना कहीं निकाल कर वो आपको उस चीज के बारे में मालूमात मतलब जरूर कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा एट द एंड। ये चीज ध्यान में रखना। बहरहाल चलें बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बातें तो हमारी होती रहेंगी बहुत सारी एग्जामिनेशन टेक्निक के हवाले से। तो स्टीवन क्या है बेटा? फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन लेजर। मेन लेजर मतलब जनरल लेजर। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए बैलेंसेस कहां से आते हैं? वो कौन से बैलेंस सीडी होते हैं? तो जनरल लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस सीडी होते हैं। ये जनरल लेजर किसका है? स्टीवन ची। ये कौन है? सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है। कब एक्सट्रैक्ट हुए हैं इसके बैलेंसेस? 31 मई 2013। यानी अगर इसका साल 31 मई 2013 को मुकम्मल होता है, तो इसका साल शुरू कहां से हो रहा है बेटा? आप लोग बताइए मुझे। 1 अप्रैल से? गलत बात है बेटा। मई के बाद क्या आता है? जहां पे खत्म होगा उससे अगले दिन ही शुरू हो जाएगा दोबारा से। जून। 1 जून से शुरू हो रहा है। 1 जून से लेकर 31 मई इसका 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। ये वो 12 महीने का टाइम फ्रेम है जिसमें रहते हुए हमें तमाम ट्रांजेक्शन के बारे में क्या करना है? सोचना है। यानी 1 जून से लेकर 31 मई के दरमियान फॉल करने वाली जो उसकी ट्रांजेक्शन हैं, जो उसके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं, वो मैच होने हैं। यस और नो बताइए आप मुझे। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा सब लोग। ऐसा ही है ना? चलेंगे। उसके पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है एट कॉस्ट। कितना बेटा? 1,20,000। उसके बाद इक्विपमेंट है एट कॉस्ट, कितना? 80,000। उसके पास ये लफ्ज आया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेट क्या है इसकी? डेट क्या है इसकी? 1 जून 2012। आज हम कहां पर हैं? आज हम खुद कहां पर हैं? नो नो, नॉट ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री थोड़ी लिखा हुआ है, डेट ओपनिंग लिखी हुई है। जहां डेट ओपनिंग लिखी हुई होगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री थोड़ी होगी बेटा। हम आज हैं 12 महीने के एंड पर, ये बात लिखी हुई है 12 महीने के स्टार्ट पर। यस और नो? सही है। तो ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व करते हैं तो हमें इस ओपनिंग बैलेंस को पहले कन्वर्ट करना है क्लोजिंग बैलेंस में। क्या करके बेटा? एडजस्टमेंट पास करके। लेकिन वो एडजस्टमेंट क्योंकि अब तक आपने सीखी नहीं है, तो लिहाजा मैं इस बात को इग्नोर करूंगा, मैं इस ओपनिंग बैलेंस को इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, जब आप वो 2 एडजस्टमेंट्स और सीख लेंगे, तो मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? एडजस्टमेंट पास करके।
क्या आपको मेरी बात समझ में आती है बेटा? अच्छा, अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन किस पर है? ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन किस पर है? लैंड एंड बिल्डिंग पर। किस पर है? इक्विपमेंट पर। कितनी है? 20,000, 38,000। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? सुनिएगा बात को प्लीज। आप बताइए लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? आप बताइएगा लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। वेरी गुड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा है? अगर मैं क्रेडिट वाले बैलेंस को डेबिट वाले बैलेंस से मैच कर दूं तो नेट क्या बचेगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अगर मैं 1,20,000 में से 20,000 का कर दूं, माइनस कर दूं, तो फिर आपका क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाएगा और नेट कितना बचेगा? 1,00,000 रुपए, जो कि डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू लेके जानी है आपने? 1,00,000 रुपए। इस अमाउंट को मैच करने के बाद फिर ये अमाउंट क्या है सर? ये अमाउंट है कॉन्ट्रा। accumulated depreciation is the contra of property plant equipment. It is contra asset. जिस तरह सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा था, परचेज के लिए परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा था, ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा था। जवाब दें। इस तरह लैंड और बिल्डिंग का कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट। तो ये कॉन्ट्रा है किसका? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। अच्छा, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? यहां पर देखें, हमने कहा था एसेट हमारे लिए वो है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी हो। यस और नो बोलिए। एसेट हमारे लिए वो है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या हो? बाकी हो। क्या कहते हैं? तो 1,20,000 हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। 1,20,000 पैसा हमारी जेब से क्या हुआ था? खर्च हुआ था। 1,20,000 रुपए के मतलब बराबर पैसा हमारी जेब से खर्च हुआ था। उसमें से हम अब तक 20,000 रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं। तो एसेट के जिस पोर्शन का हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं वो पोर्शन कंज्यूम हो चुका है, अब वो हमारे लिए एसेट नहीं है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं 1,20,000 में से 20,000 हमारे लिए एसेट नहीं है, और नेट करने के बाद क्या बचा? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। समझ रहे हैं बात को? और फिर याद दिला दूं, फिल वक्त मैंने आपको ये एडजस्टमेंट सिखाई नहीं है, तो मैं अभी इस साल की डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट अब तक सिखाई नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं सिखाए बगैर क्या करूं, उसको रट्टा बेस पे लगाऊं आपको। अभी वैसे तो एक एंट्री बनेगी, आप देखना चाहें तो बन सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप सब एग्री करेंगे तो बना दूंगा, एग्री नहीं करेंगे तो फिर मसला है, जाहिर सी बात है। फिर मैं उतनी एडजस्टमेंट करूंगा जितनी आपको मैंने सिखाई है। अच्छा जी, तो जब इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपए। और इक्विपमेंट को जब मैं ले जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बेटा, तो 80,000 से क्या लेस करूंगा मैं? 38,000। जवाब दो। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद परचेज दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में कितना? 2,50,000। सिस्टम कौन सा हो गया? सिस्टम कौन सा हो गया? बताओ, सिस्टम कौन सा हो गया? पीरियोडिक हो गया। बेहतरीन बात। रेवेन्यू दिख रहा है क्रेडिट साइड पर कितना? 4,02,200। रेवेन्यू मतलब सेल्स। इन्वेंट्री एज एट कौन सी डेट पर? 1 जून
1 जून 2012 ये साल का स्टार्ट है, साल के स्टार्ट पर कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी? 50,000। ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इसी साल का ओपनिंग स्टॉक था। जो 31 मई 2012 का क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा 1 जून 2012 का ओपनिंग स्टॉक था। बाज दफा एग्जामिनर क्या करता है, धोखा देता है। वो धोखा कैसे देता है? लिखता है अगर फर्ज करें इन्वेंट्री के आगे डेट लिखी होती, इन्वेंट्री एज एट 31 मई 2012, तो 31 मई लिखकर एग्जामिनर आपको थोड़ा डाइवर्ट कर देता। लेकिन अगर आप आगे 2012 देखते तो मतलब क्या था, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो बाज दफा एग्जामिनर डिसीव करता है, ख्याल रखिएगा इस बात का। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 18,000। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 4,800। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेजेस रिटर्न, बताया था ना पहले भी आपको। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? परचेजेस रिटर्न। वेजेस एंड सैलरीज 61,800। बेडेड एक्सपेंस 4,600। लोन इंटरेस्ट 2,100। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 17,700। ट्रेड पेएबल्स मतलब अकाउंट पेएबल 36,000। ट्रेड रिसीवेबल मतलब अकाउंट रिसीवेबल कितना? 38,000। कैश इन हैंड कितना? 300। कैश एट बैंक कितना? 1,300। ड्रॉइंग कितनी? 24,000। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना? 500। ये भी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है ये ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको भी एडजस्ट करके क्लोजिंग बनाना होता है। लेकिन अभी मैंने बोला ना, मैंने दो एडजस्टमेंट नहीं सिखाई आपको। कौन सी? डेप्रीसिएशन एंड बैड डेट्स। सही है बेटा, वो हम कुछ दिनों में ही सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ओके, जवाब दीजिए बेटा। अच्छा, उसके बाद 7% लॉन्ग टर्म लोन कितना है बेटा? 30,000। कैपिटल एज एट 1 जून। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्यों? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इसलिए दिया हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल में इस साल का प्रॉफिट क्या होना है? ऐड होना है। ड्रॉइंग्स क्या होनी है? लेस होनी है, फिर जाके वो बनेगा क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा ही है ना? जवाब दें। अच्छा जी, अब क्या लिखी हुई है आपको? अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अदर इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द अदर इंफॉर्मेशन? The following information is available. Inventory as at 31st May 2013 has been valued at rupees 42 million। लेकिन आपको 42 मिलियन नहीं लेना, आपको 42,000 लेना है। सोचो क्यों? ऊपर सब कुछ किसमें लिखा हुआ है? रुपीज इन थाउजेंड में लिखा हुआ है। उसके बाद तो क्या बनेगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की क्या बन जाएगी? एडजस्टमेंट बन जाएगी। बनाओ एडजस्टमेंट। जवाब दो बेटा। अच्छा, वैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं होती, उनके डायरेक्ट इफेक्ट्स लेने होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप बिगनर हैं इसलिए मैं बिगनिंग लेवल पे आपको एडजस्टमेंट पहले करवा रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एग्जाम में अगर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाएंगे, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होंगी तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। एग्जामिनर चाहता है कि एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट दिखाई दे। कहां दिखाई दें? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन में। समझे मेरी बात को?
तो अगर एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर उसके मार्क्स नहीं होंगे। उन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स के मार्क्स होंगे कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं आपके सामने यहां पास करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन था 12.5। एडजस्टमेंट्स नंबर 1। नहीं बेटा, जनरल लेजर नहीं मांगा एग्जाम ने। जब तक ये सब चीजें ना मांगे तब तक नहीं शो करेंगे बेटा। प्रैक्टिकली तो आप हर चीज करेंगे, जाहिर सी बात है। एग्जाम में आप वही करेंगे जितना आपसे पूछा जाएगा। वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए सब कुछ बताया है ना बेटा। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो मैं अभी कर रहा हूँ ये भी इजाफी चीज है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास? 42 मिलियन। एडजस्टमेंट आप सब जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया। जवाब दें बेटा। परचेजेस क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। 42,000 से, यानी परचेज में मौजूद 42,000 आपके लिए फिलवक एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट वाला इफेक्ट कहां गया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और परचेजेस क्रेडिट वाला इफेक्ट कहां गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। यस और नो बोलिए, क्या सिखाई है सारी बातें? जवाब दीजिएगा बेटा, क्या ये बातें सिखाई गई हैं आपको? ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ रही है हमारे पास? ये हमने पहले एडजस्टमेंट कर लिया, अब सेकंड करने जा रहे हैं। देयर आर अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस और सैलरीज अक्रूड हैं। कितने से अक्रूड हैं? 800 से। क्या मतलब? सर ट्रायल बैलेंस, देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस वेजेस एंड सैलरीज कितने से शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस वेजेस एंड सैलरीज कितने से शो कर रहा है बेटा, बताओ या रिस्पॉन्स करो बेटा। ट्रायल बैलेंस वेजेस एंड सैलरीज कितने से शो कर रहा है? 61,800 से। गुड। तो 61,800 के एक्सपेंस में शॉर्टेज है। कितने से शॉर्टेज है? 800 से। तो क्या करना है? एक्सपेंस को 800 से बढ़ाना है। अभी जो 800 इजाफी है ये अनपेड है, अब तक पे नहीं हुए, ड्यू हो चुके हैं। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट पास करेंगे। एडजस्टमेंट क्या बनेगी? वेजेस एंड सैलरीज डेबिट 800 से। वेजेस एंड सैलरीज पेएबल कितने से? 800 से। ये इफेक्ट गया एसओसीआई में, और ये लायबिलिटी कहां जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो, जवाब दें। यकीन माने हमने जो एडजस्टमेंट की थी ना अलग से, वो मुश्किल थी। फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट आसान होती है।
आगे देखते हैं मजीद को। अच्छा जी, अब क्या बोलता है एडजस्टमेंट नंबर सी, क्या बोलता है? बोलता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्रीपेड बाय ₹300,000। ये जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये कितने से प्रीपेड है? 300 से प्रीपेड है। मतलब आप देखिए जरा, ये आ गए आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। कितने आ गए? 17,700। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। आपने पूरे 17,700 को क्या बनाया हुआ है? एक्सपेंस बनाया हुआ है। तो इस 17,700 में से 300 को छोड़कर बाकी सारा एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस ही रहने दें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंस बना हुआ है। जो एक्सपेंस नहीं है उसको एक्सपेंस से रिवर्स करके क्या मान लें? प्रीपेमेंट मान लें। तो बताइए एडजस्टमेंट कितने से पास होगी? 17,400 से पास होगी, या 17 या एडजस्टमेंट सिर्फ 300 से पास होगी? आपने पूरे 17,700 को क्या बनाया हुआ है? एक्सपेंस बनाया हुआ है। इसमें से 300 आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, 300 आपके लिए क्या है? प्रीपेड है। तो क्या करें? 300 से एक्सपेंस को रिवर्स करके क्या मान लें? प्रीपेड मान लें। यस और नो? तो एडजस्टमेंट किससे पास होगी? 300 से पास होगी। तो राहिल बेटा देखा तुमने, हमने मेथड का फैसला कैसे किया राहिल? ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई एंट्री को देखकर। क्या कहते हो? प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 300 से। ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स आपके पास नीचे आ रही हैं, दो और एडजस्टमेंट्स हैं। एक है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट डी, और एक है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ई। क्योंकि मैंने अब तक आपको ये दो एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, तो लिहाजा हम इन दो एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है? यस और नो? इससे बता दें ताकि सबका माइंडसेट बन जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या एग्जाम में इग्नोर करेंगे? एग्जाम में इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। अभी इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अभी नहीं आ रही। हाँ, एग्जाम में अगर कोई चीज ना आए तो अलग बात है, उसको छोड़कर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझे बात को? अच्छा जी, अब एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए, वो क्या है? देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, परचेज पे देखो, जहां जहां एडजस्टमेंट हो वहां लगाओ डॉट। अब परचेज के सामने मैंने लगा लिया डॉट। डॉट क्यों लगाया? अभी डॉट जो ये तो इस सॉफ्टवेयर से लगाया, तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। खैर, परचेज के आगे डॉट क्यों लगाया? ताकि याद रहे इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो परचेज के आगे लगेंगे दो डॉट। दो डॉट क्यों? एक परचेज रिटर्न का डॉट है कि इसमें से परचेज रिटर्न भी क्या होगी? माइनस होगी। और एक डॉट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक वाले इफेक्ट का डॉट है।
तो डॉट हम लगाते हैं ताकि एग्जाम में हमें याद रहे कि जनाब इस वाले अकाउंट पर क्या है, एडजस्टमेंट है। इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाने से पहले क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो इस तरह हम क्या होगा, एडजस्टमेंट के इफेक्ट को भूलने से बच जाएंगे। डॉट हमें अगर पेपर हो आपके पास तो पेपर पे आप डॉट लगा लें। समझे बात को? अभी मिसाल के तौर पे सारी चीजें मेरे सामने है, तो मैंने आपके सामने समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल है तो इस पे डॉट जो है वो उस तरह नहीं लग पाएगा। ये परचेज के सामने 2 डॉट लगा लिए मैंने, तो परचेज के सामने लगे हुए 2 डॉट मुझे बता रहे हैं कि यार इस पे 2 एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरी पे लगा हुआ डॉट बता रहा है इस पे भी एडजस्टमेंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे लगा हुआ डॉट बता रहा है इस पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है। कुछ समझ पाए मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है, 3 अकाउंट ऐसे हैं जिस पे एडजस्टमेंट है, बाकी किसी अकाउंट पे एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है? क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? सब बताइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 1 पर आप आएंगे। स्टीवन ची जो बिजनेस का नाम है वो लिखा आपने। फिर जो स्टेटमेंट बनाने आप जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013। बेटा ये हेडिंग को मामूली मत समझिएगा, इसके भी एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है? हेडिंग के मार्क्स होते हैं, रुपीज इन 1000 ये जो लिखेंगे हम, इसके मार्क्स होते हैं। तो बहुत से बच्चे यकीन नहीं कर पाते कि इसके मार्क्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कोई मसला नहीं बेटा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि इसके मार्क्स होते हैं तो आप पेपर देने जाएं एक अटेम्प्ट के अंदर, और आप उसमें कुछ ना करके आए, आप सिर्फ हर क्वेश्चन की हेडिंग लगा कर आए, फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे और वो अच्छे खासे मार्क्स होंगे। तो यकीन करें कि हेडिंग्स के मार्क्स होते हैं, इससे कबल के आपको यकीन आए कि मार्क्स होते हैं। क्या ख्याल है? नाउ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए सबसे पहला आइटम क्या बताइए आप सब लोग? सेल्स। सेल्स कितनी लिखी हुई है बेटा, जरा देख के बताएं सब लोग। 4 लाख विजिबल है सबको? 4,02,200। हाँ सेल्स नेट करेंगे, लेकिन क्या कोई सेल रिटर्न है हमारे पास, कोई रिटर्न इनवर्ड है? हम कोई सेल रिटर्न है? अगर सेल रिटर्न है तो लेस कर दें। कहाँ है सेल रिटर्न बताओ? परचेज रिटर्न है ना, सेल रिटर्न थोड़ी है हमारे पास है। सेल रिटर्न तो नहीं है बेटा, परचेज रिटर्न है हमारे पास। सेल का कॉन्ट्रा नहीं है, परचेज का कॉन्ट्रा है बेटा। सेल का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका कॉन्ट्रा कहां मिलेगा, डेबिट साइड पर। परचेज का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस तो उसका कॉन्ट्रा कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड पर। तो सेल कितनी है? 4,02,200। जवाब दें।
अब बेटा इस सेल में से क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? और सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और आपको लॉजिक पता है कि इसकी इस कैलकुलेशन के पीछे लॉजिक क्या चल रही है? सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। जवाब दें, ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले देखे ना, आप खुद सोचे पहले आपने क्या बेचा होगा। पहले आपने पिछले साल का बचा हुआ सामान बेचा होगा, फिर मजीद इस साल परचेज किया होगा। टेक्निकली सोचें पहले क्या आया, लॉजिकली बातों को सोचा करें। जो आपने बेचा है उसकी आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या बेचा होगा? आपने पिछले साल का बचा हुआ सामान बेचा होगा, फिर आपने इस साल मजीद चीजें खरीदी होंगी। यस और नो बताइए मुझे आप लोग। ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? 50,000। विजिबल है? आपके कैलकुलेटर रेडी होने चाहिए बेटा। ऐड क्या कर दें? परचेजेस। परचेज पे लगे हुए दो डॉट हमें बता रहे हैं कि परचेज को एडजस्ट करना है। पहले परचेज का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है? कितना है डेबिट बैलेंस परचेज का? 2.5 लाख रुपए। और परचेज रिटर्न कितनी है? 15,000 रुपए। यस और नो? 2.5 लाख और उसका कॉन्ट्रा 15,000। जवाब दीजिए बेटा सब लोग। 2.5 लाख लिखा, उसमें से 15,000 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 2,35,000। ठीक है, ये नेट हो गया। ये क्या कहलाएंगी? हमारी नेट परचेजेस। यस और नो? उसके बाद सोचिए, क्या कोई कैरेज इनवर्ड है? क्या सोचना है? क्या कोई कैरेज इनवर्ड है या नहीं है? पूरा क्वेश्चन आपने रीड किया, कहीं भी आपको कैरेज इनवर्ड दिखा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिखी जो हमने पे की हो? नहीं थी। तो आप डायरेक्ट क्या करवा दें? अच्छा, स्वान वाले क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो स्वान है ना, वो अपनी इन्वेंट्री को घर भी लेकर गया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसमें ड्राइंग का एलिमेंट भी है। वो एंट्री आप बनाएंगे जरा स्वान वाले क्वेश्चन में। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं उस एंट्री को। लेस क्या कर दें? क्लोजिंग स्टॉक। यस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको अदर इंफॉर्मेशन में? 42 मिलियन, 42,000। भाई आप बता दिया करें मुझे अब तो साथ साथ, ताकि टाइम ना लगे इसके अंदर। लेस करवा दिएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस करवा दिया? जवाब दें। तो ये बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स का जो टोटल आएगा वो सब टोटल कहलाएगा। 50,000 प्लस 2,35,000 माइनस 42,000, 243,000। इस 243,000 को मैं क्या बोलूं बेटा? क्या बोलूं? कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। तो अब 4,02,000 में से जब मैं 2,43,000 कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पे माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। जी बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला आपको? जो कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस है। 4,02,200 माइनस 2,43,000, 402,200 माइनस 243,000, 159,200। 159,200 क्या है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर कोई अदर इनकम है तो इसमें ऐड कर दें। है कोई अदर इनकम? डिस्काउंट रिसीव्ड है? कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड? 4,800। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव ऐड करने के बाद क्या करें आप? सम निकाल लें ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम का, 164,000। लेस क्या करवा दें? एक्सपेंसेस। लेस क्या करवा दें? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहां से शुरू हो रहे हैं आपके? ऊपर से पड़े लैंड बिल्डिंग एसेट इक्विपमेंट एसेट अक्यूमुलेशन आ गई, परचेज को हम ट्रीट कर चुके, रेवेन्यू भी आ चुका, डिस्काउंट अलाउड यहां से शुरू हो रहा है एक्सपेंस आपका। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 18,000। अमाउंट तो बता दिया करें कितना है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? डिस्काउंट रिसीव आ गया, वो हो गया, रिटर्न आउटवर्ड्स भी हो गया, सैलरीज एंड वेजेस पे डॉट लगा हुआ था अगर आपको याद हो। अब ये डॉट वाला पॉइंट आ गया। सैलरीज एंड वेजेस पे डॉट लगा हुआ था, कितना? 61,800 था। इस एक्सपेंस को हमने मजीद बढ़ाया था 800 से, याद है भाई? हमने मजीद सैलरीज एंड वेजेस को डेबिट किया था 800 से। तो हमने लिखा यहां पर सैलरीज एंड वेजेस एज पर ट्रायल बैलेंस 61,800। इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट डेबिट हुआ कितने से? 800 से। डेबिट डेबिट क्या हो गया? प्लस हो गया। कितना हो गया बेटा? 62,600। जवाब दो। उसके बाद अगला आइटम क्या है? बेड डेट। बेड डेट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? कितना अमाउंट है बेड डेट का? 4,600। उसके बाद 4,200 है, 4,600 है बेटा? बेड डेट इज व्हाट? 4,600। बेड डेट 4,600 है। अच्छा जी, लोन इंटरेस्ट कितना है?
बेटा लोन इंटरेस्ट कितना है? 2100 है ना, 1200 कहां से आ गया बेटा? हम 2100। अच्छा इंटरेस्ट किस पे लगा होगा? लोन पे लगा होगा ना बेटा। लोन कितना है आपके पास? लोन आप सब मुझे पहले लोन का बैलेंस बताएं। लोन आप सब मुझे लोन का बैलेंस तो बताएं पहले। हम पर लोन कितना है बेटा? 30,000 रुपए। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इस 30,000 का निकालें 7%, क्योंकि कोई रीपेमेंट तो नहीं हुई, तो मतलब यही प्रिंसिपल साल के स्टार्ट से लेकर साल के एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा होगा। 30,000 का निकालें 7%, निकाल के देखें 2100, यानी 30,000 पर 2100 रुपए इंटरेस्ट ड्यू हुआ। यस और नो? 30,000 पर साल भर में 2100 रुपए इंटरेस्ट क्या हुआ? ड्यू हुआ। और जितना ड्यू हुआ उतना ही पेड दिख रहा है कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। तो लिहाजा हमें इंटरेस्ट की कोई अलग से एडजस्टमेंट पास करनी नहीं पड़ रही। क्या ख्याल है? क्योंकि जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ उतना ही ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है ना, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट पास नहीं करनी पड़ रही। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 2100 से। उसके बाद और एक्सपेंस कौन से हैं? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कितने हैं? 17,700। एज पर ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस कितने हैं? 17,700। इसमें से 300 बिलोंग करता है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड से, जो हमारे लिए क्या है? प्रीपेड है, उसको हम एक्सपेंस बनने नहीं देंगे। तो हमने एक्सपेंस को 300 से कम कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस बचा 17,400। यस और नो? जवाब दें। ऐसा ही है ना? अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, बैंक जो है वो क्या है? एसेट है, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस सारे कंप्लीट हो गए। बैड डेट भी लिख दिया ना हमने। वैसे एक और एक्सपेंस आना था डेप्रिसिएशन के नाम से, और बैड डेट पे आनी थी एडजस्टमेंट, लेकिन क्योंकि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो अभी फिलहाल हम इसको यहीं पे एंड कर देंगे। तो अब क्या कर लें? आप एक्सपेंसेस का सम कर लें। सम कितना आ गया? 1,04,700। ठीक है जी। 164,000 में से क्या करें आप? 104,700 क्या करते हैं आप? माइनस कर। तो क्या मिल जाएगा आपको? नेट प्रॉफिट। कितना? 59,300। अब क्या बनानी पड़ेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
और ये कब बन रही है? एज ऑन 31 में 2013। एसेट्स उसके बाद सबसे पहले क्या आएंगे बेटा? नॉन करंट एसेट्स। वो कितने हैं? दो ही हैं आपके पास। सबसे पहले क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और दूसरा क्या है? इक्विपमेंट। अब आप मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट क्या थी? 1,20,000। यस और नो? उसका कॉन्ट्रा कितना था? 20,000। नेट करने के बाद कितना आया? ओरिजिनली तो क्लोजिंग अक्यूमुलेशन मैच होगा, एडजस्टमेंट बनने के बाद वाला। लेकिन अभी हम उसको बगैर एडजस्टमेंट के मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी डेप्रीसिएशन की अब तक कोई एडजस्टमेंट पास की नहीं है बाय द वे। मैं बार बार इस बात को आपको याद दिला रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो आपसे आगे मुस्तकबिल के अंदर। अच्छा जी, इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है बेटा? 80,000। और उसका अक्यूमुलेशन कितना है? 38,000। 80,000 माइनस 38,000, आंसर क्या आया? 42,000। सम कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 1,42,000। ऐसा ही है। अब क्या आने आपके पास? करंट एसेट्स। सबसे पहले क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, जो आपने डेबिट किया था। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री 42,000 से। याद है या भूल चुके हैं? आपने एंट्री बनाई थी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 42,000 से, परचेज क्रेडिट। उसके बाद आपके पास आएगा ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, जो भी नाम दिया हुआ। तो जरा बताइए, एज पर ट्रायल बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 38,000। जवाब दें। और इस ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा भी है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, कितने से? 500 से। तो क्या करें आप? 38,000 में से 500 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 37,500। अब सोचो कोई प्री पेमेंट है? बिल्कुल है। कितने से? 300 से। उसके बाद कैश एट बैंक। उसके बाद कैश इन हैंड। वर्कआउट कर लें कैश एट बैंक और कैश इन हैंड का बैलेंस। कैश एट बैंक कितना है आपके पास? 300। और कैश इन हैंड 300 है, और कैश एट बैंक 1300 है। तो ये आ गया भाई 1300 और 300। सम कीजिए इसका।
81,400। 81,400 को ऐड कर दीजिए 1,42,000 में। $223,400। चलिए जी, उसके बाद अगला सेक्शन यहां से इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा इसमें? कैपिटल आएगा ना बेटा, कैपिटल नहीं आएगा? क्या है हमारे पास कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस? 1,21,300। इसमें क्या ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट बताइए? नेट प्रॉफिट कितना है बताइए? अभी तो वर्कआउट किया था। 59,300। 59,300 से हमारे कैपिटल में क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। लेकिन क्योंकि इसमें से हम कुछ पैसा घर ले गए हैं, उतने से उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो लेस क्या कर दिया? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का बैलेंस मेरे ख्याल से 24,000 था। यस और नो? भाई वेरीफाई करें आप लोग। ड्रॉइंग्स का बैलेंस क्या है? 24,000 है। ये रहा। ये रहा ड्रॉइंग्स का बैलेंस। अब इसको नेट करके बताएं क्या आंसर आता है? 156,600। ठीक है जी, उसके बाद बारी आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज की। और फिर बारी आएगी करंट लायबिलिटीज की। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है हमारे पास? लोन है ना। 7% पे हमने लोन लिया हुआ है। लोन की मालियत कितनी है?
30,000 रुपए, ये नॉन करंट लायबिलिटी कंटिन्यू है ना, हमें नहीं पता कब पेमेंट होगी इसकी वापस, तो हम इसको नॉन करंट ट्रीट कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितने हैं बेटा, सब देख के बताओ। ये रहे ट्रेड पेएबल्स, कितने थे, 36,000 से। जवाब दो बेटा। अच्छा जी, अब क्या बचा, अब एक लायबिलिटी बची, कौन सी, जो हमने अक्रूड की थी, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, कितने से, 800 से। यस और नो। अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देख लो अच्छी तरीके से, कोई और लायबिलिटी तो नहीं है। कैपिटल आ गया, लॉन्ग टर्म 500 का अलाउंस था, 36,000 ट्रेड पेबल था, 15,000 से रिटर्न आउटवर्ड्स था, डिस्काउंट सी भी हो गया, ओके। इसका मतलब क्या है, कोई और बैलेंस मौजूद नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे, हम इसका 36,800 हमारी करंट लायबिलिटी का सम हो गया, और फाइनली हम नीचे टोटल निकाल लेंगे। तो करना क्या है, 156,600 आपका क्लोजिंग कैपिटल है, 30,000 आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, 36,800 आपकी करंट लायबिलिटी, इन सबका सम कर दें तो आपका आंसर 2,23,400 आ जाएगा। देख लें बेटा, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बताइए, तो आपकी जिंदगी में बेटा ये छोटी छोटी खुशियां हैं, और आपकी छोटी छोटी खुशियां पता है क्या है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हो जाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस हो जाना। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एसएफपी बैलेंस हो गई, तो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी होगी ना बेटा, वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, हाँ बेटा, इन्वेंटरी डिस्ट्रॉयड की अलग से एडजस्टमेंट सीखेंगे शिराज, अलग से उसका टाइम है, जाहिर सी बात है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होंगी। अब एग्जामिनेशन लेवल तक भी पहुंचे नहीं, हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री, वैसे आप पूछना चाह रहे हो, उसकी एंट्री यही है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट, जो कि एक्सपेंस होगा आपका अलग से, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं इसको। स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री पीरियोडिक में बनेगी बेटा। और अगर परपीचुअल फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट, जिसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बतौर एक्सपेंस, और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी परपीचुअल। ठीक है बेटा, तो इतना ही आज तक रखते हैं बेटा, मजीद बातें अगली क्लास में होंगी। अब आप कुछ क्वेश्चन करें होमवर्क में, जिसमें आप डेप्रीसिएशन और बेड डेट की एडजस्टमेंट को छोड़ दें, उसके अलावा सारी एडजस्टमेंट करें। सही है, कर लेंगे, बताइए, कर पाएंगे बेटा? तो कौन कौन से क्वेश्चन दें फिर आपको? तो एक तो आप कर लीजिएगा स्वान, इससे पहले वाला, क्योंकि पहले आपने स्वान सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के साथ किया था।
ऐसा ही है ना। अब आप क्या करो, स्वान में एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 को छोड़कर बाकी सारी एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि 4 और 5 जो है वो डेप्रीसिएशन और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट से बिलोंग करती हैं। तो 4 और 5 को छोड़कर बाकी सारी करोगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन है हर्बर्ट के नाम से। तो हर्बर्ट का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लें, और हर्बर्ट वाले क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट्स हैं, और जो आपकी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की वो बी है, और जो डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट है वो ई है। तो बी और ई को छोड़कर आप बाकी सारी एडजस्टमेंट परफॉर्म करें। ओके, सिर्फ ये दो क्वेश्चन आप करें होमवर्क के अंदर, कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, यहां तक स्टॉप करते हैं, बाकी डिस्कशन सारा आपसे होगा अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।